नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके लिए देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है और आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर सरयू नदी के उद्गम स्थान से मंगाए गए पवित्र जल के साथ हर की पौड़ी ब्राह्मण कुंड के जल कलश का पूजन किया जाएगा। और वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों को अयोध्या के लिए रवाना किया। हर की पौड़ी का नजारा उस वक्त अलौकिक हो गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जय श्री राम का गीत गाकर लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संतों और राम भक्तों पर हर की पौड़ी में हरिद्वार जिला प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। ये जो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को हम सब के लिए जिसकी हमको लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो पूरा हो रहा है। और हरिद्वार एक हमारा पौराणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से माँ गंगा का ये स्थान, इसका अपना एक महत्व रहा है। और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है। और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी, देवभूमि से भी लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। और ये एक ऐसा पल है जिसके लिए 500 वर्षों से भी लंबे समय से प्रतीक्षा की है और उस प्रतीक्षा का वो परिणाम आ गया है। वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हो गई है। हमारे लिए, सबके लिए ये दीपोत्सव है, एक उत्सव है और महाउत्सव है। जो हमारी कलश यात्रा है ये अयोध्या धाम जा रही है और जो गंगोत्री का उद्गम स्थान गंगोत्री है, वहां से जल लाया गया है। और जो गंगा माँ है उसका उद्गम स्थान जो गंगोत्री है, वहां से जल मंगाया गया है। और जो सरजू है उसका जल जो है बागेश्वर से मंगाया गया है, क्योंकि बागेश्वर जो है सरजू का उद्गम स्थान है। इसीलिए तीनों जल यहाँ ला करके, यहाँ उनमें गंगा जल मिला करके ये पूरा जल जो है अयोध्या धाम को रवाना हो रहा है। मुझे वो दिन याद आता है जब सपा सरकार थी, जब हमारे ऊपर कार सेवकों के ऊपर डंडे बरसे थे। आज वो दिन है कि आज हम जो है राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और राम राम करते जा रहे हैं। और आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम राम नहीं बोल सकते थे। राम राम करना जो है मना था। राम जो करता था उसको मारा जाता था। राम राम जो जपता था उसको पीटा जाता था। हमारे लाखों संतों ने, जितने हमारे संत, नागा संत, जितने हमारे महामंडलेश्वर, नाना प्रकार के लोगों ने, सभी सनातनियों ने वहाँ अपना बलिदान दिया है। लेकिन हमें खुशी की बात है, हमें ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी मिले जिन्होंने इसका हल निकाला, जिनके द्वारा आज जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलौगी धार के निकट लगातार मलबा और पत्थर गिरने से हर समय जान माल का खतरा बना रहता था और पहाड़ी से बरसात के समय बड़े बड़े बोल्डर के साथ मलबा भी सड़क पर आ जाता था, जिससे कि जाम में घंटों सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं पर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग थी कि पहाड़ी का ट्रीटमेंट हो और पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इस क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा यहां पर भूमि पूजन कर कार्य शुरू करवा दिया गया है और 6 माह के भीतर कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। करना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में मैं और मुख्यमंत्री जी जब से आ रहे थे, इतने में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था और जब मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि साहब इसकी वजह से ये हमारा जो पूरा मसूरी है टूरिज्म पर डिपेंड है और इसके उनसे अक्सर जो है रोड बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वापस लौटता है। यहाँ के लोगों को, आम जनमानस को आर्थिक नुकसान होता है। तुरंत उन्हें इसकी स्वीकृति दी और आज बहुत शुभ दिन है कि आज मकर संक्रांति भी है
क्योंकि मशीनें आ चुकी थी। हम तो चाहते थे कि विधिवत इसका शिलान्यास करें, को भी बुलाएं, तो हमने आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर किया है। विधिवत इसका के द्वारा किया जाएगा और एंकरिंग के माध्यम से हमने इनसे कहा है ठेकेदार को कि 6 महीने के अंदर बरसात से पहले, ताकि अगली बरसात में मसूरी वासियों को ये सुविधा मिल जाए, यहाँ पर जाम न लगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि विस्तार से अधिकारी स्थानीय सरकार में काम कर रहे हैं। और एक बात हमने और कही, और कही थी, जिस चीज़ का हम निर्णय करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। आज जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, कल ही मैंने एक 12 करोड़ की योजनाओं का गढ़ी कैंट में शुभारंभ किया और मुझे बताया कि 9 महीने के अंदर एक 10 करोड़ का बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र वहाँ हम बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है और आज ये बहुत बड़ी मसूरी वासियों की जो समस्या है उसका निदान यहाँ पर हो गया। सर, लगातार सूखा पड़ रहा है, काश्तकार भी परेशान है, होटल व्यवसायी ने भी अपनी चिंता की थी, क्योंकि इस बार और तो और जनवरी की बारिश छोड़िए, मकर संक्रांति को हमेशा बारिश होती थी, लेकिन शायद प्रकृति क्यों रूठी हुई है। हमने अपने सभी कृषि अधिकारियों से, डीएचओ से कहा कि जिसकी वजह से हमारी सेब की फसल खराब हो गई है, हमारी गेहूं की फसल खराब हो गई है, अन्य फसलें हमारी सारी खराब हुई हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं। वैसे प्रभु से प्रार्थना है, जैसा कि मौसम बोल रहा है कि 17 तक बारिश होगी और उसके बगैर नहीं होती है तो उसमें हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी जो मदद होगी सरकार। अभी किसान संगठन ने या किसी ने ये नहीं कहा है, उनका ये कहना है कि अभी भी अगर बारिश होती है या बर्फ पड़ती है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भगवान ने अगर कृपा हम पर नहीं हुई तो ट्रीटमेंट का काम है जिसकी लागत 21 करोड़ 75 लाख रुपए है। इसमें 6 महीने को इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्षा प्रारंभ होने से पहले इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। सर, किस तरीके से कार्य किया जाएगा इसमें? इसमें जो अनबैलेंस ढाल हो गया है पहाड़ी का, तो उसको स्थिर करने के लिए लूज मास को हटाया जाएगा, जो लूज सॉइल इसको हटाया जाएगा। इसमें सॉइल एंकरिंग करते हुए और ग्राउंड एंकरिंग करते हुए पहाड़ी को और मजबूत बनाया जाएगा और इसके ऊपर हाई टेंसाइल वायर मेश लगाई जाएगी और जहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है वहाँ पर सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्सटाइल ब्लैंकेट लगाए जाएंगे और इसके अलावा पहाड़ी पर पानी का प्रवाह ठीक ढंग से हो और इसमें इरोजन न करे, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो सर, ये परियोजना टेंडर शुरू हो गए हैं, एक एग्रीमेंट बन गया है, कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो ये परियोजना बरसात से पहले शुरू हो गई? जी, बरसात से पहले इसका अधिकांश काम स्टेबलाइजेशन का पूरा कर लिया। तो चलिए अब लक्सर की तरफ चलते हैं। लक्सर में आजकल सुल्तानपुर से सलौनी नदी पुल पर हाईवे पर हर जगह पर बजरी पड़ी हुई मिल जाएगी, जिससे कि 2 पहिया वाहन चलाने वाले गिरकर लगातार चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि लक्सर में अवैध खनन का धंधा जोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अवैध खनन से भरे ओवरलोड वाहनों के चलते ये जो परेशानी है ये देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो 2 पहिया वाहन है वो इस बजरी पर फिसलते हुए नजर आते हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। और कारण सिर्फ इतना है कि जो अवैध खनन चल रहा है उसकी वजह से ओवरलोडिंग का जो सामान है वो पुल पर गिर जाता है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए आइए पहले वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ओवरलोड चल रहा है, यहाँ से अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी 2-3 एक्सीडेंट इसमें हो चुके हैं। यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसमें अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन पे जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इन्हें देखना चाहिए प्रशासन को। अभी बताओ, पीछे नजर मारो कितनी बजरी खिंडी हुई है रोड पे, सर्दियाँ वैसे और एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ से 2-3। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई कर दी तो पहली बात तो जो ओवरलोड चल रहा है ये ना चलता, और दूसरी बात जो है मतलब ये जिक्र अवैध खनन चल रहा है ये ना चलता बिल्कुल भी। ओवरलोड चल रहा है। अभी देखो कैसे ट्रक पे ट्रक निकल के जा रहे हैं, ओवरलोड भर रहा है सब में जी। अभी पीछे फिर चौकी के सामने को निकल के जा रहे हैं, खन के ट्रक क्रॉस हो रहे हैं। बात कर ली ना, नियाज आलम सर, चोट तो लगी है गोडे में, पर ये जो खनन चल रहा है ना उसकी वजह से ये ट्रैक्टर रुक रही है, जिसकी वजह से चोट लग गई। और भी भाई गिरे हैं यहाँ, 2-3 भाई गिरे हैं और भी मेरे सर। ऐसे तो पता नहीं, वैसे खनन बहुत चल रहा है इधर, क्या पता खनन के कारण आई हो सर। ओवरलोड चल रहा है जी, ओवरलोड चल रहा है और जी यहाँ रोड पे जी, और जिसकी वजह से लोगों को चोट लग रही है।
सरफराज, अरे अभी बच गया, मैं बाल बच गया, अभी अन्नी गिर गया था यहाँ से। ये बजरी होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, गलत है जी, और लोड नहीं होना चाहिए। ओवरलोड हो रहा है, 2 दिन एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ, 2 एक्सीडेंट देखा हुआ है, पीछे भी एक्सीडेंट हो गया, और ये बजरी पड़ी है ना पीछे भी, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट ही हो गया पीछे भी। बहुत दिक्कत परेशानी देखनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, वहीं पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण सैनी यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे। प्रवीण, पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और उसके बाद भी एक ओवरलोडिंग भी हो रही है, जिस वजह से ये स्थिति बनाई है कि यहाँ पर घायल होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, बिल्कुल पहले बताना चाहूंगा कि जो लखसर क्षेत्र है, इसको अवैध खनन का गढ़ माना जाता है, लेकिन जो ग्रामीणों का आरोप भी है कि वो लगातार प्रशासन की शिकायतें भी लगातार करते हैं, लेकिन प्रशासन जो खनन माफिया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कुछ समय पहले ही जो ओवरलोड वाहन है, इनसे जो बजरी सड़क पर गिरती है और जो राहगीर पर अपनी बाइक लेकर जाते हैं, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि एक साथ 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने आज तक इन जो अवैध खनन के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, आज हमने जब बात भी की थी लखसर एसडीएम गोपाल राम चौहान से, तो उनका कहना है कि जो अवैध खनन है इसके ऊपर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कार्रवाई हमें भी नहीं जानकारी कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार जो रात का समय था उसमें सैकड़ों की तादाद में जो ओवरलोड डंपर वो निकलते हैं और उनसे जो बजरी कंक्रीट वो सड़क पर गिरते हैं, उससे आए दिन सैकड़ों लोग चोटिल होते हैं, लेकिन प्रशासन आज तक किसी भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में नाकाम साबित हो रहा। जी पल्लवी। प्रवीण, आपसे सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि ये जो रूट बताया जा रहा है, ये सोलानी नदी पुल से लेकर हाईवे तक का रूट बताया जा रहा है, तो इस बीच नाके कितने लगे हैं इस पूरे रूट पर? क्योंकि अगर कोई ओवरलोडिंग हो रही है या ट्रक्स यहाँ से जा रहे हैं ओवरलोडिंग कर, तो उन्हें रोका जाए, उनकी चालानी कार्यवाही की जाए या उन पर आगे एक्शन उठाया जाए? देखिए पल्लवी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये हरिद्वार और पुरकाजी मार्ग है जी, और लखसर रूट की मार्ग है, इसीलिए हम हाईवे पर जाते, देहरादून भी निकलता है और यहाँ से दिल्ली भी निकलता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो इसमें रूट पड़ता है उसमें 3 थाने पड़ते हैं, थाना लखसर, थाना मंगलोर और थाना पथरी, और तीनों की ही मेन रोड पर चौकी भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2 जगह इसमें पिकेट भी लगती है, वो लखसर थाने की 2 जगह पिकेट लगती है, पथरी की पिकेट लगती है, और उसके बाद भी जो ओवरलोड वाहन है इनके आवागमन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध लगता। ग्रामीणों का तो साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा ही जो अवैध खनन का जो चल रहा है कारोबार, प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है, और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता, उनसे कोई जनता का सरोकार नहीं है। और ग्रामीणों का तो यहाँ तक भी कहना, आप तस्वीरों में साफ देख सकते कि जो ग्रामीण है, जो राहगीर है, उन पर कितनी चोट लगती है, और सीधा आरोप है कि जो प्रशासन है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों कतरा रहा। कहना चाहिए जो इससे जो सवाल भी उठता प्रशासन की तरफ भी, वो भी इनकी मिलीभगत का ही इससे जीता जाता उदाहरण साबित होता। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सैनी, और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो आम जनता है उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो अवैध खनन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ओवरलोडिंग की जा रही है, जिस वजह से ये जो सामान है ये इस पुल पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के लखसर तहसील क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर लखसर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने नहनपुर सुटरी गांव के पास बाणगंगा में अवैध खनन कर रही 2 जेसीबी मशीन व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। 2 जेसीबी मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। और अवैध खनन के बारे में जब लखसर उप जिला अधिकारी गोपालन सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लखसर तहसील क्षेत्र में 3 पट्टा स्वीकृत हैं और जिनसे कि खनन किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब खनन पट्टे स्वीकृत है तो खनन माफिया रात के अंधेरे में बाणगंगा का सीना क्यों चीरते हैं और अवैध खनन करते हैं। सूचना हमको मिली थी कि अवैध खनन चल रहा है, तो सुबह कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने 2 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और 1 डंपर मौके से पकड़ा है, और 2 जेसीबी मौके से भाग गई थी, और उनका अभी सर्चिंग चल रहा है, और जिनकी है वो उनके बारे में पता कर रहे हैं, और उनको बता दिया है कि
वो या तो संबंधित थाना चौकी में जेसीबी खड़ी कर दें और या फिर जहां हम तहसील का जो परिसर वहां खड़ी कर दें, और अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें। जो हमारी तहसील है उसमें 3 पट्टे स्वीकृत हैं। अब वो माल कहीं ना कहीं से पट्टे से ही ला रहे होंगे, इसलिए वहां पे माल भी है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पट्टे स्वीकृत नहीं है। 3 पट्टे हमारे यहाँ स्वीकृत है और जाहिर सी बात है माल पट्टे से ही आ रहा होगा। कौन कौन पट्टे धारक हैं, उनके नाम बताइए। अब पट्टे धारक के नाम मुझे याद नहीं है। मैं चलो देखिए, जो अवैध खनन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। सरकारी में भी जो अवैध खनन किया गया था, हमने अज्ञात में भी, चूंकि मौके पे कोई नहीं मिला, अज्ञात में हमने मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर किसी प्राइवेट संपत्ति में कोई अवैध खनन हुआ है तो उसका भी हमने पैमाइश करके उनका भी जुर्माना हमने जिला स्तर पे भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता समारोह शुरू हो चुका है। बात करें अगर इस समारोह की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शिरकत की। आपको ये भी बताएं कि आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा देने के बाद पूर्व आप प्रदेश संयोजक जोत सिंह भिष्ट भाजपा मुख्यालय पहुंचे और इसी के साथ जोत सिंह भिष्ट के साथ साथ आम आदमी पार्टी के अन्य तमाम कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा को ज्वाइन किया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह मंगलोर की गुड़ मंडी पहुंचे, जहां पर मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंगलोर गुड़ मंडी में स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया और भाजपा द्वारा चलाया जा रहा दीवार लेखन अभियान को लेकर भी दीवार लेखन किया गया। इस दौरान रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह ने भी कहा कि 500 साल से इंतजार के बाद आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि केंद्र सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग राज्य मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। और जनरल वी.के. सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। देखिए, विधानसभा में पहुंचने के बाद क्या कहना, आए हैं, एक प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला। और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ी बात है। यातायात की बात करें तो चीज़ है, जो भी ब्लैक स्पॉट है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। जहां आपको लगता है कि किसी कारण से दुर्घटना हो रही है, हम लोगों को बताइए, उसको कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय दून अस्पताल पहुंचकर देहरादून के कैनाल रोड के पास दोस्तों के साथ खेल रहे 12 वर्षीय बच्चे पर गुलदार के हमले में घायल दून अस्पताल में भर्ती निखिल थापा का हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टरों को उचित उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पकड़ने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा घायल को 20,000 रुपए को मुआवजा राशि दी जाएगी और वह पीड़ित परिवार को ये राशि दे दी जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र शेष राशि पीड़ित परिवारजनों को देने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल में भर्ती हुए अन्य मरीजों का हालचाल भी जाना। में
ये बोलेंगे कि बच्चे को 3.5 साल के बच्चे को उसकी माँ के छीन कर उसने मार दिया था। उसका लगातार यहाँ दिखाई दे रहा है। और कल निखिल थापा जो बच्चा है वो उसने अटैक किया, जिसके साथ के बच्चों ने काम पकड़ ली थी। ऑडियो आई नहीं छोड़ तो उसको भी उठाया जाता। आज मैं उसके हाथ पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये कृपा है कि वो स्वस्थ है, उसकी स्वास्थ्य सर्जरी होगी और शासन द्वारा घायलों को जो वर्ष के द्वारा मुआवजा दिया जाता है उसको 20,000 रुपये दे चुके हैं। 80,000 रुपये देने के लिए उन्होंने मेरे समुद्र क्षेत्र के रेंजर ने हमसे कह दिया। और जो भी बेस्ट इलाज होगा डॉक्टर से हमने कहा कराइएगा। संकट की घड़ी में पूरा परिवार के साथ में मुख्यमंत्री जी भी लगातार मुझसे इसकी जानकारी ले रहे थे और जाकर मैं जानकारी भी दूंगा। और हमने उनको निश्चित किया है कि आप क्योंकि कोई बड़ी घटना हो सकती है, उन्होंने कहा कि हम ट्रैंकुलाइज करके, अब पिंजरे तो उन्होंने काफ़ी दिनों से लगाए मैंने, तो आप पिंजरों को बढ़ाइएगा और नहीं तो उसको ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करके उसको यहाँ से बाहर से कीजिएगा। अदरवाइज रास्ते वो इसी क्षेत्र में घूम रहा है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे जनमन कार्यक्रम का प्रदेश में आयोजन किया गया, जिसके तहत विकासनगर के ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। उन्होंने जनजातीय लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अपने विचार रखे। वहीं पर आपको ये भी बताएं कि इस कार्यक्रम में बोक्सर समाज से आए बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें राम लक्ष्मण आदि के कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। वहीं पर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित भी रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि विकासनगर के मुन्ना सिंह चौहान और सहसपुर के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। जनमन आदिवासी जो महाअभियान है उस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। मेरे साथ हमारे उत्तराखंड सरकार के हमारे वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, स्थानीय विधायक और अधिकारीगण उपस्थित रहे। सुबह मैं लाभार्थी योजना में भी गया और प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना और उसके साथ जो सिकल सेल का विषय है, महिलाओं के बचत घटों का जो महिला स्वयं सहायता समूह के विषय, उनको मैंने बहुत तसल्ली से जाना, सबसे प्रश्न भी पूछे। मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में इन सब योजनाओं को नीचे तक पहुंचा रही है। जितनी महिलाएं या लाभार्थी मिले, सब ने बड़ी सहजता से बताया कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं ये लाभ पहुंचा रही है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश आज मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है और मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के हर जन मन तक पहुंच रही है। मोदी की ये गारंटी की गाड़ी 2047 के एक विकसित भारत को बनाने के संकल्प को पूरा करेगी। पछवातून जनजाति की एरिया है सर, और ऐसे में क्या जो योजना है वो उन जनजाति योजना लोगों तक पहुंच पाएगी? क्योंकि देखा गया यहाँ पर जो SC और ST की बात है तो वहाँ पर जो लाभ SC का मिलना चाहिए ना, वो SC ST को मिल जाता है और वो अछूत रह जाते हैं। सभी लोगों का विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, यही संकल्प का कार्यक्रम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो भी इस देश का लाभार्थी है, जो भी लाभ पाने का हकदार है, SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से गरीब हो, सभी को ये लाभ दिया जा रहा है। और PM जनधन का जो विशेष उद्देश्य है, ST समाज में भी जो 75 ऐसी जातियां हैं जो बाकी समाज से बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, उनको ये लाभ देने के लिए विशेष कार्यक्रम किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मीडिया का भी प्रयास होना चाहिए कि लाभ सब लोगों तक। उत्तराखंड पुलिस यातायात के नियमों को लगातार यहां पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, वहीं पर यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाई की गई गाड़ियों पर भी कार्यवाही की जा रही है। यातायात SP सर्वेश कुमार पवार ने बताया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सभी गाड़ियों के लिए नियम है कि किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है और जो गाड़ी जैसी है उसको आर्टिफिशियल पार्ट के साथ ही चलाना होगा। और वहीं पर
लेकिन आजकल युवा बुलेट गाड़ी में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि करते हैं और इसी के साथ जिससे कि वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है और इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस तरह की गाड़ियों से साइलेंसर को उतार कर पुलिस लाइन में उन पर रोड रोलर चलाया गया और आगे भी यातायात पुलिस द्वारा इस तरह का अभियान जारी रहेगा। देखिए, इसमें जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी सेक्शन 54 क्लियरली कहती है कि आप किसी भी वाहन को ऑल्टर नहीं कर सकते। जो भी शर्तें होती हैं उसकी जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, तो कोई भी इस तरीके का मॉडिफिकेशन जो मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में है, रेट्रो साइलेंसर भी उसी में आता है। उसी के मद्देनज़र पहले पूर्व में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की गई है। आज भी जो पिछले लगभग 4-5 माह से हमारे पास जो हमने कार्रवाई की थी रेट्रो साइलेंसर के विरुद्ध, उसमें हमने उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, जिससे पब्लिक में क्लियरली मैसेज दी जाए, जिसके माध्यम से जो भी लोग हैं, जो भी हमारा युवा वर्ग है, उन तक ये क्लियरली मैसेज जाए कि ये एक तो नियम विरुद्ध है, दूसरा इससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है और ये उस हिसाब से जो रोड सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। उस मैसेज को देने के लिए हमने ये आज की कार्रवाई की है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।